हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि जोजिला टनल को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से रिलेटेड। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। 1984 में एस्टेब्लिश किया गया था और ये जो पार्क है वो बहुत सारे फ्लोरा एंड फोना के हैबिटाट के रूप में डेवलप है। जून 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम रेगुलर ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है तब से बहुत सारे कंट्रीज़ के जो इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज हैं वो इंडिया की विजिट पर हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में यूएस के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इंडिया की विजिट पर आए हुए हैं। उन्होंने डिस्कशन किया कि रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज़, उनमें इंडिया भी साथ दे। इसको लेकर के उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि जो भी कंट्री अगर रशिया पर सैंक्शंस लगाने के बाद में भी उसके साथ में अपने ट्रेड रिलेशन या अदर रिलेशन मेंटेन रखेगी तो उन कंट्रीज़ को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा, जिसमें इंडिया भी शामिल हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, एक तरफ यूएस के जो डेप्यूटी एनएसए हैं वो इंडिया की विजिट पर हैं, दूसरी तरफ रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी इंडिया की विजिट पर आने वाले हैं। अब यहाँ पर जो यूएस है उन्होंने जो सैंक्शंस को लेकर के ही इंडिया को अपने साथ लेने की कोशिश की है। अब रशिया यहाँ पर डिस्कशन कर सकता है कि किस तरीके से हमारा जो ट्रेड रिलेशन है इंडिया और रशिया का वो मेंटेन रह सके। दूसरी बात, जो भी हमारे डिफेंस वेपन्स को लेकर के किस तरीके से उसका ट्रेड किया जाएगा, किस तरीके से उसकी इंडिया में डिलीवरी किया जाएगी, उन सभी के पॉइंट्स को लेकर के भी डिस्कशन हो सकता है। अब यहाँ पर बात की गई है कि देखो ट्रेड रिलेशन मेंटेन ना रखे जाए, मतलब रशिया के साथ में जो भी रिलेशन है इंडिया की वो मेंटेन ना रखी जाए। इनडायरेक्टली ये बात रखने की कोशिश की है, लेकिन हमारे इंडिया ने अपनी तरफ से ये बात रखी है कि देखो जब भी अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें कि बहुत सारे इशू चल रहे हैं रशिया के साथ में, लेकिन किसी भी कंट्री के साथ में किसी भी कंट्री को रिलेशन मेंटेन करना ये उसका पर्सनल मैटर है। अभी हमें प्रेजेंट टाइम में पता है कि ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइक लेवल पर चल रहे हैं, तो इंडिया का ये इंडिपेंडेंस है कि वो किस कंट्री के साथ में कितना अपने ट्रेड को मेंटेन करे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो किस तरीके से हमारा जो पेमेंट सिस्टम होगा उसको लेकर के भी हमारे इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रशिया के साथ में डिस्कशन करेगा किस तरीके से हमारा पेमेंट सिस्टम कंटिन्यू रखा जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि स्विफ्ट सिस्टम ये होता है कि जैसे कि हम हमारे इंडिया में ही एक ब्रांच से एक बैंक से दूसरे बैंक कि किसी ब्रांच में अगर मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो एक आईएफएससी कोड हम मेंटेन करते हैं। आईएफएससी कोड उस ब्रांच से रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है। सेम इसी तरीके से जो स्विफ्ट सिस्टम होता है उसमें इंटरनेशनल लेवल पर एक कंट्री का बैंक जब दूसरे कंट्री के बैंक में मनी ट्रांसफ़र कर रहा है तो उस कंट्री की जो जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसी को स्विफ्ट सिस्टम बोला जाता है। इसके थ्रू बहुत ही ईजीली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पेमेंट सिस्टम हो जाता है। लेकिन रशिया के ऊपर सैंक्शंस के थ्रू उसमें स्विफ्ट सिस्टम से भी उसको रिमूव कर दिया गया वहाँ के बैंक्स को, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री अगर रशिया के साथ में प्रेजेंट टाइम में अपने ट्रेड रिलेशन मेंटेन रखना चाहती है तो उसको अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए जो पेमेंट सिस्टम है उसके लिए कोई अल्टरनेट रूट खोजना होगा। तो इसी को लेकर के हमारे जो भी रिजर्व बैंक है वो डिस्कशन करेंगे, मीटिंग होगी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी इसमें इंक्लूड होंगे, जिसको लेकर के जो भी इशू है उसको सोल्व किया जा सके और रेगुलर हमारा जो ट्रेड रिलेशन है वो मेंटेन हो सके। यूएस ने अपनी तरफ से ये भी बात रखा है कि देखो यूएस और इंडिया ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ में मिलकर के क्वेड ग्रुप के मेंबर हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया ने जो एब्सटेन पॉलिसी को अपनाया, एक तरीके से चाइना का जो स्टैंड रहा वो सेम
किसका स्टैंड रहा है, इंडिया का स्टैंड रहा है। तो यहाँ पर यूएस की तरफ से ये बोला गया है कि देखो क्वेड ग्रुप की जो स्ट्रेटजी है उसको इफेक्ट करेगा जो भी यहाँ पर जो रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं, या फिर इंडिया का जो स्टैंड है जिसमें हमने कोशिश की है कि इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर एंड ओपन रखने के लिए, फ्री ओपन एंड सिक्योर रखने के लिए, वहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए चाइना की जो स्ट्रेटजी है वो एक मेजर थ्रेट है। और उसको काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में जो क्वेड ग्रुप है वो वेल तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर जो इंडिया की स्ट्रेटजी अगर डिफरेंट दिखती है रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्वेड ग्रुप की जो स्ट्रेटजी है उसको एक मेजर थ्रेट हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट बात बोली कि अप्सा एक्ट के अंडर नॉर्थ ईस्ट के जिन जिन स्टेट्स में अप्सा एक्ट के अंडर जो एरियाज़ डिक्लेयर कर रखा था उसमें से कुछ स्टेट्स में, 3 स्टेट्स में, आसाम, मणिपुर और नागालैंड में जितना जो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ था उसको रिड्यूस कर दिया गया है। अप्सा एक्ट क्या होता है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। ओके, अब यहाँ पर ये बोला गया है कि आज से 1 अप्रैल से ये जो ऑर्डर है वो एप्लीकेबल होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट ईयर दिसंबर 2021 में नागालैंड जो स्टेट है वहाँ पर एक इशू देखने को मिला था, जिसके बाद में कमेटी बनाई गई थी कि अप्सा एक्ट को रिमूव किया जाए, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था नॉर्थ ईस्ट में कि अप्सा एक्ट की वजह से वहाँ के जो लोगों के राइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायलेट हो रहे हैं, तो अप्सा एक्ट को रिमूव कर दिया जाए। तो जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है उसी के बेसिस पर 3 स्टेट्स में जो एरिया है उसको डिक्रीज किया गया है। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम व्यू कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये जो अप्सा एक्ट है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है। 1958 में इसको बनाया गया था और उसको बनाने का मेन रीज़न ये था कि जो भी डिस्टर्ब्ड एरिया है वहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, और इसके लिए जो हमारी आर्मी है उसको स्पेशल पावर दी जाती है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर दी जाती है कि ताकि डिस्टर्ब्ड एरिया में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में जो 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, वहाँ पर लगभग ये जो अप्सा एक्ट है वो एप्लीकेबल है। इसके अलावा टाइम टू टाइम अगर हम बात करें तो पंजाब और चंडीगढ़ वाले रीजन में भी 1983 से 1997 के बीच में अप्सा एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है वहाँ पर भी इसको एप्लीकेबल किया गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसको ये माना जाता है कि जो लोगों की राइट्स हैं अगर हमें इक्वलिटी से सभी को ट्रीट करना है तो इस तरीके के जो एक्ट हैं वो क्या होने चाहिए, रिमूव होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तमिलनाडु में वन्नियार जो कम्युनिटी है उसको लेकर के कोटा डिक्लेयर किया गया। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि MBC मोस्ट बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, यहाँ देखिए मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ जो हैं उनको 20% वहाँ पर रिजर्वेशन जो दिया हुआ है उसमें से 10.5% मतलब MBC में भी जो इंटरनल रिजर्वेशन है वो वनियार जो वहाँ पर कम्युनिटी है उसको 10.5% इंटरनल रिजर्वेशन दिया जाए, और बची हुई वहाँ पर MBC में जो 115 जो कम्युनिटी है उनको बचे हुए 9.5% रिजर्वेशन में से सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इसको लेकर के रिफ्यूज़ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ऐसा हमें कुछ लगता नहीं है कि वनियार कम्युनिटी को इतने ज़्यादा रिजर्वेशन की ज़रूरत है। हालांकि तमिलनाडु की तरफ से ये बात रखी गई थी कि वो बहुत ही ज़्यादा, अगर हम मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी में भी देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड कम्युनिटी है, और उनके अपग्रेडेशन के लिए ये जो रिजर्वेशन है ये उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो टॉप कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का जो कंक्लूजन रखा था जिसमें कोटा फॉर द कम्युनिटी अंडर द 2021 एक्ट वाज बेस्ड ऑन एंटीक्वेटेड डाटा, ओके, तो उसी को अपहेल्ड किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आर्टिकल है आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। वहाँ की जो बेसिक एसेंशियल सर्विसेज हैं वो लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी बेसिक फाउंडेशनल मटेरियल होने चाहिए या फिर जिनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि ह्यूमन लाइफ में, उन सभी की वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर के तमिलनाडु के CM M.K. स्टैनली ने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ में मुलाकात की है और उनसे ये बोला है कि आप हमें परमिशन दीजिए कि हम
एसेंशियल कमोडिटीज़ की और लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं उनको श्रीलंकन तमिल्स को प्रोवाइड कर सकें, ताकि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी वजह से वो सीवियरली जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं उनके इस प्रॉब्लम को हम कम कर सकें। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात रखी कि ऑपरेशन गंगा के थ्रू यूक्रेन से जो भी हमारे इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स को हमने इवैक्यूएट किया है, अब उनका क्या फ्यूचर होना चाहिए, उनकी स्टडी किस तरीके से रेगुलर होनी चाहिए, इसको लेकर के जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करे कि किस तरीके से उनकी एजुकेशन को कंप्लीट किया जा सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 6 पर, साउथ पेज पर, यहाँ पर चिलिका लेक में डॉल्फिन की पॉपुलेशन को काउंट किया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर हम एक साल में कंपैरिजन करें तो उड़ीसा में डॉल्फिन की जो पॉपुलेशन है, चिलिका लेक में डॉल्फिन की जो पॉपुलेशन है उसमें हाइक देखने को मिला है। तो चिलिका लेक की जो लोकेशन है उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो पेज नंबर 6 पर ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि अगर हम बात करें कि डैम सेफ्टी एक्ट जो लास्ट ईयर पास किया गया पार्लियामेंट में, अगर उसको हम अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो बहुत सारे स्टेट्स में जो डैम को लेकर के इश्यूज हैं, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हम डिस्कस करें मुल्ला पेरियार डैम को लेकर के तमिलनाडु और केरला के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लैश है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर हम डैम सेफ्टी एक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट करें तो इससे क्या होगा, जो भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ओके, इसमें डैम सेफ्टी एक्ट में ये बोला गया था कि एक हाइट डिसाइड की गई थी, उससे ज़्यादा हाई लेवल के जो भी डैम्स हैं या फिर उनकी बहुत ज़्यादा एज अगर हो गई है तो उनको डेवलप करना, उनको रिस्टोर करना, उनको मेंटेन करना, उसके लिए अलग अलग लेवल पर अथॉरिटीज़ बनाई जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो इसको ओवरव्यू करने की बार बार कोशिश करेगी, जिसके बेसिस पर स्टेट्स की जो पावर है, हालांकि जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपोज किया था कि हमारी जो पावर है उनको एक तरीके से काउंटर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डैम सेफ्टी एक्ट वो लेकर के आई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के है। आप सभी को पता है अभी बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई 5 नंबर की, और इसमें श्रीलंका जो कंट्री है उन्होंने इसको होस्ट किया। यहाँ पर बिम्स्टेक का जो चार्टर है उसको अडोप्ट किया गया है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि अगर प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 25 ईयर ओल्ड है। 1997 में बन गया था, 25 साल पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, और बहुत सारी प्रेजेंट टाइम में ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो हैं वो ग्रो हो रही हैं। तो उन सभी को अगर हमें काउंटर करना है तो ये चार्टर जो अडोप्ट किया गया है बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट टाइम में सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन उसका एक अल्टरनेट के रूप में काम कर सकता है। इंडिया जो है अपने रीजनल एरिया में जो भी कंट्रीज़ हैं उनको डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। उनके साथ में मिल करके साउथ एशिया में डेवलपमेंट और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में एक नेगोशिएशन, एक मीडिएशन, एक डिस्कशन का जो रोल है या फिर उनके बीच में जो इंगेजमेंट का रोल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर लेकर के जाया जा सकता है। हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर वर्चुअल एड्रेस किया बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्री है उनको, और बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने बात रखी। एक तो उन्होंने बोला कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसको लेकर के डिस्कशन होना चाहिए कि जो भी कंट्रीज़ हैं बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन के उनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि देखो जो भी हमारा लिटरल एरिया है वहाँ पर इंटरकनेक्टिविटी हम कोशिश करें। इसके अलावा जो इंटरग्रिड जो सिस्टम है उसके बेसिस पर भी हमारे जो रिलेशंस हैं उनको बेहतरीन तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं। कुछ कन्फ्लिक्ट हैं हालांकि जो बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन के जो कंट्रीज़ मेंबर जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में, जैसे कि अगर हम बात करें रोहिंग्यास क्राइसिस, बांग्लादेश और म्यांमार के जो टाइज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ये इशू क्रिएट करता है रोहिंग्यास क्राइसिस। तो ये जो फैक्टर्स हैं इन सभी को फाइनलाइज करने में, इन सभी को सॉल्व करने में ये जो चार्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मतलब जो भी हमारे इनहेरेंट इश्यूज हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको सोल्व करने में बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन को हम वेल तरीके से डेवलप कर सकते हैं ताकि जो अदर ऑर्गेनाइजेशन जो काफ़ी डोरमेंट स्टेज में है उनको अल्टरनेट करके इंडिया जो है वो अपने आप को वेल तरीके से यहाँ पर एस्टेब्लिश भी कर सके, और अब इन सभी कंट्रीज़ को अपने साथ में लेकर के जब वेल तरीके से डेवलप यहाँ पर डेवलपमेंट इस एरिया में होगा जिसकी वजह से
बहुत सारे जो इश्यूज हैं, जैसे कि चाइना यहाँ पर हमारे इंडिया के रीजनल एरिया में जो कंट्रीज़ हैं उन पर अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो इंडिया वेल तरीके से उनके साथ में रिलेशन अगर मेंटेन रखेगा तो चाइना की जो स्ट्रेटजी है उसको भी काउंटर किया जा सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर आसाम और मेघालय के बीच में अभी एक डिस्कशन हुआ और 12 डिस्प्यूटेड पॉइंट्स हैं, जिसमें से 6 डिस्प्यूटेड पॉइंट्स के ऊपर दोनों स्टेट्स ने अपने प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने की कोशिश की। एक एग्रीमेंट साइन हुआ हमारे यूनियन होम मिनिस्टर के सामने। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि स्टेप बाय स्टेप अगर हम कोशिश करें तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे जो स्टेट्स हैं 7 स्टेट्स, उनमें हर स्टेट का किसी ना किसी के साथ में बॉर्डर इश्यूज है। तो इसको सॉल्व करने की बात वैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखी है कि 15 अगस्त 2022 से पहले हम जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करें, क्योंकि 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को जब हम गेन करें, जब हम इस 75 ईयर्स हम कंप्लीट करें, तब इस तरीके के इंटरनल सिक्योरिटी जैसे इश्यूज क्रिएट नहीं रहने चाहिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अभी क्रिमिनल प्रोसीजर बिल लाने की कोशिश की गई 2022 का। इसमें बताया गया है कि देखो ये जो बिल है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर बिल, उसको सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें रखी गई हैं कि अजय मिश्रा तेनी ने, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं, उन्होंने ये जो बिल है क्रिमिनल प्रोसीजर बिल, इसको इंट्रोड्यूस किया। ओके, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें रखी गई हैं कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, इसके अलावा क्यों हमें ऐसे लगा कि पहले जो बिल चला रहा था, जो एक्ट चला रहा था, उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि 1920 का जो एक्ट था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, उसको रिप्लेस करने का मेन एम था। और इसीलिए 1980 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 87th जो रिपोर्ट थी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने एक जजमेंट में, वो केस था यूपी वर्सेज रामबाबू मिश्रा, उसमें भी ये बात रखी थी कि हमें प्रेजेंट टाइम में जो भी हमारा प्रिजनर एक्ट है उसमें हमें कुछ अमेंड करने की ज़रूरत है, और इसी के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में जो नया बिल लाया गया है इसमें कुछ नई चीज़ें हैं। उन चीज़ों के बेसिस पर ये बोला जा रहा है कि जो भी पर्सन है, जो भी पॉपुलेशन है, उनके प्राइवेसी जो है, जो इसको एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में, तो उसको वायलेशन क्रिएट करेगा ये जो एक्ट है। सबसे पहले तो इसमें ये बात रखी गई है कि देखो, जो भी एक पर्सन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उन सभी को कलेक्ट किया जाएगा। दूसरी इसी चीज़ को लेकर के रखा गया है कि इसमें एनालिसिस वर्ड यूज़ किया गया है, तो किस बेसिस पर एनालिसिस किया जाएगा इसको लेकर के कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। दूसरी बात इसमें रखी गई है कि देखो, जो भी पर्सन, पहले क्या था, पहला जो एक्ट था उसमें ये था कि 1 ईयर की किसी को अगर सजा हुई है जेल की, तो उससे रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी डाटा है उन सभी को स्टोर किया जाता था। लेकिन अब ये बोला गया है कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसके रिलेटेड डाटा को भी स्टोर किया जाएगा। तो ये कुछ इशू है। इससे क्या होगा कि कोई जनरल पर्सन, जैसे कि मान लो कि मतलब हेलमेट कैरी नहीं किया, उसके बेसिस पर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया तो उसके डाटा भी स्टोर किया, मतलब हर पर्सन से, मतलब इनडायरेक्टली आप लोगों के जो भी पर्सनल डाटा हैं उनको आप स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ें भी यहाँ पर वायलेट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा ये बात रखी गई है कि इतने डाटा, और आप बोल रहे हो कि मिनिमम 75 ईयर्स के लिए तो इन डाटा को स्टोर किया जाएगा, तो किस तरीके से आप इनको स्टोर करोगे, उसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए, उसके लेकर के भी यहाँ पर कोई भी बात नहीं रखी गई है। ओके, तो डाटा सेंटर किस तरीके से उनका स्टोरेज होगा, कौन सी एजेंसी ये काम करेगी, इसको लेकर के एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोली गई है कि जो भी बिल लाया गया है उसको कमेटी के पास में भेजा जाना चाहिए और एक्सपर्ट कमेटी इसको ओवरव्यू करे, वहाँ पर अपने एक्सपर्ट्स की बात इसमें रखे और उसके बेसिस पर जो भी इसमें कुछ इनपुट दिए जाते हैं, जो चेंजेस होने चाहिए, उसी के बेसिस पर ये जो बिल है उसको पास करवाने की कोशिश होनी चाहिए। इंडिया और नेपाल के जो टाइज़ हैं वो काफ़ी लंबे टाइम से कुछ इशू उनमें देखने को मिल रहा था। तो प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवबा जो हैं वो इंडिया की विजिट पर आएंगे। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि हमारे बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिलेशंस में कुछ डिक्रीज देखने को मिल रहा था, वो दोबारा से उनमें अपग्रेडेशन आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। आप सभी को पता है 2015 में कुछ इश्यूज़ देखने को मिला था, बॉर्डर एरियाज़ में कुछ सैंक्शंस लगा दिए गए थे जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस है उनमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया गया, तब से इंडिया जो है वो अपने वहाँ की जो भी
पॉपुलेशन है जो वहाँ पर रह रहे हैं उनको एक तरीके से मेजॉरिटी दिलवाने के लिए किस तरीके से डिवाइडेशन होना चाहिए नेपाल का, इसको लेकर के भी बात रखी थी। लेकिन नेपाल ने इस बात को अपनी तरफ से अपने ढंग से वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो सीट्स हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश की थी। अब सभी को पता है इंडिया और नेपाल के रिलेशन, अगर हम एंशियंट लेवल पर बात करें, हिस्टोरिक लेवल पर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एंशियंट है, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज से दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशन है वो मेंटेन है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो या फिर अगर हम नेपाल की लोकेशन की बात करें तो नेपाल जो है वो चाइना और इंडिया दोनों के बीच में एस्टेब्लिश है। और अभी प्रेजेंट टाइम में चाइना की जो मिनिस्टर हैं वो नेपाल की, पहले इंडिया की विजिट पर फिर नेपाल की विजिट पर भी वो रहे। बहुत सारे एग्रीमेंट को साइन किया गया जिसके बेसिस पर ये लगता है कि चाइना की जो डिपेंडेंसी है, चाइना का डोमिनेंस जो है वो नेपाल के ऊपर इंक्रीज होता जा रहा है। नेपाल के साथ में हमारे और भी अदर इश्यूज हैं, जैसे बॉर्डर इश्यूज सामने देखने को मिले, काला पानी एरिया जो है जिसको लेकर के डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी अदर इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अब विजिट जो हो रही है काफ़ी लंबे टाइम के बाद में नेपाल की तरफ से कोई उनके इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज हमारे इंडिया की विजिट पर हैं। तो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर के जो एरियाज़ हैं, डिस्प्यूटेड जो एरियाज़ हैं उनको लेकर के, जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनको लेकर के हमारे बीच में डिस्कशन हो सकता है और उनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 पर, यहाँ पर देखो यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया रशिया ने, उसके बाद में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज़, उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाया। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि रूबेल जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को मिला था जब डॉलर को एज ए डोमिनेंस के रूप में किया जा रहा था कि डॉलर में ही ट्रेड होगा और रूबेल के में कोई ट्रेड नहीं होगा और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगेंगी। तो यहाँ पर रूबेल का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया था कंपैरिजन टू डॉलर। ओके, तो इसके में अगर हम बात करें तो दोबारा से रशिया ने अपनी तरफ से कोशिश की अदर कंट्रीज़ के साथ में जो अपने रिलेशंस है उनको मेंटेन करने की कोशिश की कि रूबेल में ही हम हमारे जो रिलेशंस है उनको मेंटेन करेंगे, जिसके बेसिस पर जो रूबेल है वो दोबारा से राइज देखने को मिला है, उसमें हाइक देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि रशिया ने किस तरीके से अपनी कमबैक किया है अपने आप को। बहुत सारे कंट्रीज़ ने जब उन्होंने पर सैंक्शंस लगाई फिर भी उन्होंने अदर कंट्रीज़ के साथ में मिल करके अपने जो भी रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश की है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के है। 2004 से पहले हमारे यहाँ पर पेंशन दी जाती थी, मतलब लास्ट टाइम में आपने जितनी सैलरी ली 60 ईयर्स में जब आप अपने आप को रिटायर हो रहे हो तो उसकी सैलरी का जो आधा हिस्सा है वो आपको पेंशन के रूप में नेक्स्ट मंथ से मिलने लग जाती थी। अब यहाँ पर क्या है कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो पेंशन स्कीम है इसको बंद कर दिया और एनपीएस सिस्टम वो ले आए। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था कि जितना भी आपका मनी जो है वो कटता था उसमें गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से इनपुट करती थी, वो आपको रिटायरमेंट में मिल जाता था और फिर आपको मनी दिया जाता था। ओके, आपकी सैलरी का आधा हिस्सा आपको पेंशन के रूप में। अभी नई पेंशन स्कीम में क्या किया जाएगा कि आपका जितने भी रुपए कटे, जितनी दिन आपकी सर्विस का पीरियड रहा, उसमें 60% पार्ट जो है वो आपको दे दिया जाता था रिटायरमेंट के टाइम में और 40% जो है वो आपको पेंशन के रूप में पे किया जाता था धीरे धीरे करके हर मंथ। मतलब एक तरीके से आपका मनी ही आपको बाद में ट्रांसफ़र किया जाता था, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई भी इनपुट इसमें नहीं रखती थी। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन है वो काफ़ी कम हो गया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो राजस्थान स्टेट है उन्होंने सबसे पहले जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको दोबारा से रेगुलर किया है और फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ जो स्टेट है उन्होंने भी इसको रेगुलर किया है। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है जो रेगुलर किया गया है यहाँ पर, इसके बेसिस पर जो अदर स्टेट हैं, जैसे कि अभी यूपी में इलेक्शन थे तो वहाँ पर भी सपा ने अपनी तरफ से बात रखी, तो बीजेपी जो पार्टी है जिन जिन स्टेट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो स्कीम है ओल्ड पेंशन स्कीम, इनको रिस्टोर अगर वो करते हैं तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो जाएगा जो हमारी गवर्नमेंट है उसके ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 12 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है यहाँ देखिए, एक सेकेंड, पेज नंबर 13 पर यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूके के जो मिनिस्टर हैं, यहाँ देखिए
लिज ट्रूस जो है वो इंडिया की विजिट पर हैं। अभी नेक्स्ट मंथ यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इंडिया की विजिट पर आएंगे। उससे पहले ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रूस जो हैं वो इंडिया की विजिट पर हैं। उन्होंने ये बात बोला है, वही सेम बात कि इंडिया की क्या स्टैंड है उसको लेकर के हम चाहते हैं कि इंडिया का स्टैंड भी इस तरीके से रहे कि देखो, जब भी कोई कंट्री जो है किसी सॉवरेन कंट्री के ऊपर अगर अटैक कर रही है तो आने वाले टाइम में इस तरीके के कन्फ्लिक्ट जो हैं वो अदर कंट्रीज़ के साथ में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इंडिया को अपना जो स्टैंड है वो रशिया के खिलाफ में यहाँ पर रखना चाहिए और इस तरीके के जो इन्वेजन है उनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने एक बात बोली कि यूरोपियन यूनियन नेशन जो हैं वो अभी भी रशिया से ऑयल और जो गैस है उसको चीप प्राइस पर खरीद रहे हैं। तो इंडिया जो अपना ट्रेड रिलेशन मेंटेन कर रहा है उसको इस तरीके से कैंपेनिंग के थ्रू एक ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर इस तरीके का स्प्रेड करने की कोशिश क्यों की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 14 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक सेकेंड, फर्स्ट जो आर्टिकल है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। पाकिस्तान के, एक सेकेंड, पाकिस्तान में आप सभी को पता है वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी मेजोरिटी को लॉस किया है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि मैं चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में जो वोटिंग सिस्टम है उसके बेसिस पर हम चाहते हैं कि जो भी रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा गया लोकसभा में कि क्लाइमेट रिफ्यूजीज जो हैं उसके लिए इंडिया प्रिपेयर है या फिर नहीं है। क्लाइमेट रिफ्यूजीज नई टर्म है, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लाइमेट रिफ्यूजीज क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे तटीय एरिया है, ओके, कोस्टल रीजन है, वहाँ पर वाटर लेवल इंक्रीज होगा। इसके अलावा सोइल डिग्रेडेशन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो जहाँ जहाँ पर क्लाइमेट की वजह से इशू क्रिएट हो गए वहाँ से लोग निकल करके दूसरी जगह पर जाएंगे। तो ये क्लाइमेट रिफ्यूजीज हैं, इनको किस तरीके से मेंटेन करना है, क्या कि इंडिया इसके लिए प्रिपेयर है। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने एक बात बोली कि देखो, इंडिया ने COP15 में एक टारगेट लिया था कि हमारी जितनी भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है उसमें से हम 2030 तक 30% जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल से। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 2021 तक का डाटा उन्होंने रखा है कि 40% तक एनर्जी जो है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं नॉन फॉसिल फ्यूल से, और 2030 तक हम इसको डेवलप कर लेंगे 62% तक। मतलब हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं और अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को कम से कम किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फास्टर सिस्टम है उसको रेगुलर कर दिया है। फास्टर सिस्टम क्या है? फास्ट एंड सेफ्टी तरीके से, मतलब जुडिशरी के जो भी रिजल्ट आते हैं वो सीरियस तरीके से, फास्ट तरीके से जो उनका डेस्टिनेशन है वहाँ तक प्रोवाइड करने में सुप्रीम कोर्ट ने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये जो भी उनके रिजल्ट हैं, जो भी उनके ऑर्डर हैं, उनको ईजीली और फास्ट तरीके से, सिक्योर तरीके से पहुँचाया जा सके, इसके लिए ये सिस्टम जो है ऑर्डर्स की डिलीवरी के लिए ये जो सिस्टम है वो उन्होंने लॉन्च किया है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जो गुर्जर लीडर थे, आप सभी को पता है राजस्थान स्टेट में MBC मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस का जो रिजर्वेशन 5% रिजर्वेशन जो उनको दिलवाया गया है गुर्जर कम्युनिटी को, इसमें उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। उनकी डेथ हो गई है 84 ईयर्स की एज में। यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में IAS का जो एग्ज़ाम हुआ है, UPSC 2021 का मेंस का एग्ज़ाम हुआ जनवरी में, तो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे पाए। अब उन्होंने बोला है कि उनको या तो एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दिया जाए या फिर दोबारा से मेंस लिखने की परमिशन दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया है कि 2 वीक में आप अपना आंसर रखो, जिसके बेसिस पर जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनको रिव्यू किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज से, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, देखो फॉरेन पेज पर जो आर्टिकल है उसमें रेगुलर हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो क्राइसिस चल रहा है श्रीलंका में, उसको लेकर के वहाँ के जो पॉपुलेशन है उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्षा, उनका जो प्राइवेट रेजिडेंस है वहाँ पर जाकर लोगों ने
एक तरीके से प्रोटेस्ट किया है कि जो भी क्राइसिस है उसको सोल्व करने की कोशिश की जा सके। यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है उन्होंने 3 वेज टाइज को अप्रूवल दिया है। चाइना ने अपनी बात ये रखी है कि CPEC जो प्रोजेक्ट था, CPEC प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें POK वाले रीजन के थ्रू एक रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई, जिसके थ्रू पाकिस्तान को कनेक्टिविटी दी जा रही है डायरेक्टली चाइना के साथ में। ये जो प्रोजेक्ट है अब इसमें अफगानिस्तान तक भी इसको एक्सपेंड किया जाएगा, इसमें ऐसी बात बोली गई है। डिस्कशन हुआ है चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में, और ये बात रखी गई है कि अफगानिस्तान को भी यहाँ पर कनेक्टिविटी देने की कोशिश की जा रही है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो अफगानिस्तान में जो तालिबान का रूल है वो अगस्त 2021 से यहाँ पर रेगुलर चलता आ रहा है। हालांकि बहुत सारे कंट्रीज़ ने अभी यहाँ तक सभी कंट्रीज़ ने कोई भी उनको रिकग्निशन प्रोवाइड नहीं की। अफगानिस्तान अपनी तरफ से रेगुलर कोशिश कर रहा है कि उनको रिकग्निशन प्रोवाइड कर जा सके, ताकि उनके जो भी फॉरेन रिजर्व हैं, वो जो भी उनके मनी है वो उनको प्रोवाइड हो सके, जिसका यूज़ वो कर सके वहाँ की जो भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिल रहा है उन सभी को सोल्व करने के लिए। ओके, तो ये जो CPEC प्रोजेक्ट है इसको आप इस तरीके से देख सकते हो कि चाइना के थ्रू यहाँ पर कनेक्टिविटी करके और यहाँ पर ग्वादर पोर्ट डेवलप किया गया है, जैसे कि हमने यहाँ पर ईरान में चाहबार पोर्ट इंडिया ने डेवलप किया था, उसी का काउंटर यहाँ पर डेवलप करने की चाइना ने कोशिश की है पाकिस्तान वाले रीजन में। ओके, और यहाँ पर अब अफगानिस्तान को भी इस प्रोजेक्ट के थ्रू कनेक्टिविटी देने की कोशिश की जाएगी। इंडिया ने इसका अपोज इसलिए किया गया था कि ये जो POK वाला रीजन है इसको लेकर के अभी कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने ऑटोनोमी दे दी चाइना को कि आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जिसको लेकर के इंडिया ने यहाँ इसको अपोज किया था। तो ये आज का हमारा द हिंदू का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।